नमस्कार दोस्तों। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हिंदी साहित्य के एक वाक्य प्रश्न उत्तर। आज 50 प्रश्न उत्तर की चर्चा होगी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ पे पूछा गया है, छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, प्रतिक्रियाएं किसकी कृतियां मानी जाती हैं? तो छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, प्रतिक्रियाएं किसकी कृतियां मानी जाती हैं? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर देवराज। तो डॉक्टर देवराज इसके लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, खास करके छायावाद का पतन ये कई बार पूछा गया है कि इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक माने जाते हैं डॉक्टर देवराज। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य दर्पण और काव्य विमर्श किसकी कृति मानी जाती है? तो काव्य दर्पण और काव्य विमर्श किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम दहिन मिश्र। तो राम दहिन मिश्र जो है ये काव्य दर्पण और काव्य विमर्श के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम किसकी कृति मानी जाती है? तो सत्यम शिवम सुंदरम किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामानंद तिवारी। तो रामानंद तिवारी जो है ये सत्यम शिवम सुंदरम के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समकालीन साहित्य आलोचना को चुनौती किसकी कृति मानी जाती है? तो समकालीन साहित्य आलोचना को चुनौती किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बच्चन सिंह। तो बच्चन सिंह इसके लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, अभिव्यक्ति विज्ञान किसकी कृति मानी जाती है? तो अभिव्यक्ति विज्ञान किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भोलानाथ तिवारी। तो भोलानाथ तिवारी जो हैं ये अभिव्यक्ति विज्ञान के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि किसकी कृति मानी जाती है? तो भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल विचार कोश के लेखक का नाम क्या है? तो आचार्य शुक्ल विचार कोश के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अजित कुमार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतन जगत किसकी कृति मानी जाती है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतन जगत किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृष्णदत्त पालीवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? तो डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दूसरी परंपरा की खोज जो है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि दूसरी परंपरा की खोज के लेखक का नाम क्या है। नेट में कई बार पूछा गया है
और भी जो विभिन्न प्रकार के टीजीटी और पीजीटी परीक्षाएं हैं उसमें भी कई बार पूछा गया है। तो दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नामवर सिंह। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैली विज्ञान को रीति विज्ञान नाम किसने दिया था? तो शैली विज्ञान को रीति विज्ञान नाम किसने दिया था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्यानिवास मिश्र। तो विद्यानिवास मिश्र ने शैली विज्ञान को रीति विज्ञान नाम दिया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत किसकी कृति मानी जाती है? तो जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत किसकी कृति मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लक्ष्मी नारायण सुधांशु। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है? तो किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो यहां से भी प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी आलोचना की उत्कृष्ट पत्रिका आलोचना जो प्रकाशित हुई थी 1951 में के संस्थापक का नाम क्या है? तो हिंदी आलोचना की उत्कृष्ट पत्रिका आलोचना जो प्रकाशित हुई थी 1951 में, इसके संस्थापक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिवदान सिंह चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहस्यवाद, यथार्थवाद और छायावाद शीर्षक निबंध किसकी मानी जाती है? तो यथार्थवाद, रहस्यवाद और छायावाद शीर्षक निबंध किसकी मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामायनी को फैंटेसी के रूप में किस आलोचक ने स्वीकार किया है? तो कामायनी को फैंटेसी के रूप में किस आलोचक ने स्वीकार किया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध ने कामायनी को फैंटेसी के रूप में माना है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां से भी प्रश्न आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रचनाकार के आलोचनात्मक निबंध और टिप्पणियां साहित्य का उद्देश्य शीर्षक से संकलित हुए? तो किस रचनाकार के आलोचनात्मक निबंध और टिप्पणियां साहित्य का उद्देश्य शीर्षक से संकलित हुए, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रेमचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी कृति मानी जाती है? तो साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी कृति मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नलिन विलोचन शर्मा। तो नलिन विलोचन शर्मा जो हैं, ये साहित्य का इतिहास दर्शन कृति के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, नई कविता पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नई कविता पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगदीश गुप्त, और इनका समय माना जाता है 1954। तो आप इसको नोट कर सकते हैं 1954। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए रचनाकारों की संस्था परिमल कहाँ स्थापित हुई थी? तो नए साहित्यकारों या नए रचनाकारों की संस्था परिमल
कहाँ स्थापित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इलाहाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में कहलवा लिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। ये कथन किसका माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। तो फिर से पढ़ते हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में कहलवा लिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की अत्यंत ही प्रसिद्ध कथन मानी जाती है। खास करके ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि किस इतिहासकार ने कबीर की वाणी को या कबीर के भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहा है? तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र को सबसे पहले किस प्रकार के आलोचक के रूप में प्रतिष्ठा मिली? तो डॉक्टर नगेंद्र को सबसे पहले किस प्रकार के आलोचक के रूप में प्रतिष्ठा मिली? तो इसका सही उत्तर होगा आपका छायावादी आलोचक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिनव भारती, वक्रोक्ति जीवितम, ध्वन्यालोक, नाट्य दर्पण आदि संस्कृत काव्य शास्त्रों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो फिर से पढ़ते हैं। अभिनव भारती, वक्रोक्ति जीवितम, ध्वन्यालोक, नाट्य दर्पण आदि संस्कृत काव्य शास्त्रों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य विश्वेश्वर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1937 में विशाल भारत में प्रकाशित चर्चित लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किसने लिखा? तो फिर से पढ़ते हैं। सन 1937 में विशाल भारत में प्रकाशित चर्चित लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किसने लिखा? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिवदान सिंह चौहान। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1956 में प्रकाशित साहित्य की परख शीर्षक लेख किसने लिखा? जिसमें विजयी विश्व तिरंगा प्यारा को महान साहित्य कहने वाले अमृत राय और भारतेंदु को शेक्सपियर से भी बड़ा बताने वाले आलोचक रामविलास शर्मा का विरोध करते हुए संकीर्ण राष्ट्रवाद और कुस्तित्व समाजशास्त्र के विरुद्ध टिप्पणियां की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिवदान सिंह चौहान। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी एक ही रचनाकार का गुण दोष दिखाने के लिए लिखी गई हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित हिंदी कालिदास की आलोचना।
यह लाला सीताराम के द्वारा रचित कालिदास के ग्रंथों के अनुवाद की समीक्षा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधु के द्वारा रचित हिंदी नवरत्न में विवेचित प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित हिंदी नवरत्न में विवेचित प्रथम कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु की हिंदी को हरिश्चंद्र हिंदी किसने कहा है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भारतेंदु की हिंदी को हरिश्चंद्र हिंदी किसने कहा है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेषधरित चर्चा और विक्रमादेव चरित चर्चा किसकी कृति मानी जाती है? तो नेषधरित चर्चा और विक्रमांक देव चरित चर्चा किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नेषधरित चर्चा और विक्रमांक देव चरित चर्चा इसके लेखक माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकटु किसने कहा है? तो खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकटु किसने कहा है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पदम सिंह शर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व साहित्य किसकी कृति मानी जाती है? तो विश्व साहित्य किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जो हैं ये विश्व साहित्य रचना के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो किस काव्य संग्रह को कहा जाता है? तो हिंदी की रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो किस काव्य संग्रह को कहा जाता है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित पल्लव। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव की काव्य कला किसकी कृति मानी जाती है? तो केशव की काव्य कला किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृष्ण शंकर शुक्ल। तो कृष्ण शंकर शुक्ल जो हैं ये केशव की काव्य कला कृति के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला जो 2 भागों में प्रकाशित हुई थी किसकी कृति मानी जाती है? तो हिंदी कोविद रत्नमाला जो 2 भागों में प्रकाशित हुई थी किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्याम सुंदर दास। किस आलोचक ने तुलसी को लोक मंगल का, सूर्य को जीवनोत्सव और जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। खास करके ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि तुलसीदास को लोक मंगल किसने कहा है? तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्राचीन ग्रंथों का संपादन करने वालों में प्रमुख व्यक्ति कौन है? तो हिंदी के प्राचीन ग्रंथों का संपादन करने वालों में प्रमुख व्यक्ति कौन है? तो सबसे पहले आते हैं श्याम सुंदर दास, फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, फिर माता प्रसाद गुप्त, फिर उमाशंकर शुक्ल और फिर विद्यानिवास मिश्र। तो ये जो हैं सभी हिंदी के प्राचीन ग्रंथों का संपादन करने वाले प्रमुख लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में
हिंदी विभाग में की स्थापना किसने की थी? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना किसने की थी? और साथ ही पाठ्य पुस्तकीय आलोचना का उदय हुआ था, तो इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्याम सुंदर दास। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना की, साथ ही पाठ्य पुस्तकीय आलोचना का उदय हुआ था, तो इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं श्याम सुंदर दास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्याम सुंदर दास का प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्यालोचन कब प्रकाशित हुई थी? तो श्याम सुंदर दास का प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्यालोचन कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1922। तो 1922 को साहित्यालोचन प्रकाशित हुई थी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य पारिजात किसकी कृति मानी जाती है? तो साहित्य पारिजात किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शुकदेव बिहारी मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साकेत को जीवनवादी काव्य किस आलोचक ने कहा है? तो साकेत को जीवनवादी काव्य किस आलोचक ने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नगेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला को अन्यतम मानवीय करुणा और वयस्क श्रृंगार का कवि किसने कहा है? तो निराला को अन्यतम मानवीय करुणा और वयस्क श्रृंगार का कवि किसने कहा है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक दृष्टि और साहित्य किसकी कृति मानी जाती है? तो लोक दृष्टि और साहित्य किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंद्रबली सिंह। विजयदेव नारायण शाही का प्रसिद्ध निबंध लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस कब प्रकाशित हुआ था? तो विजयदेव नारायण शाही का प्रसिद्ध निबंध लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1960 1961 के मध्य ये प्रकाशित हुआ था। नई कविता के संयुक्तांत 5 या 6 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी साहित्य और साहित्यकार का दायित्य छठवां दशक किसकी कृतियां मानी जाती हैं? तो जायसी साहित्य और साहित्यकार का दायित्य और छठवां दशक किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विजयदेव नारायण शाही। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो विजयदेव नारायण शाही जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर देवराज का प्रसिद्ध ग्रंथ छायावाद का पतन कब प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, डॉक्टर देवराज का प्रसिद्ध ग्रंथ छायावाद का पतन कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1948। तो 1948 को छायावाद का पतन प्रकाशित हुआ था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चित निबंध लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, जो छायावाद से अज्ञा तक के लेखक का नाम क्या है? तो चर्चित निबंध लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विजयदेव नारायण शाही। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता का पाठ और काव्य मर्म किसकी कृति मानी जाती है? तो कविता का पाठ और काव्य मर्म किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका परमानंद श्रीवास्तव। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक के संदर्भ में हिंदी कहानी किसकी कृति मानी जाती है? तो आधुनिकता के संदर्भ में हिंदी कहानी किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नरेंद्र मोहन। हिंदुई साहित्य का इतिहास के लेखक का नाम क्या है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदुई साहित्य का इतिहास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी साहित्य कोश जो 2 भागों में प्रकाशित हुई थी, इसके संपादक का नाम क्या है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य कोश जो 2 भागों में प्रकाशित हुई थी, इसके संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इसके लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, समकालीन हिंदी नाटक की संघर्ष चेतना किसकी कृति मानी जाती है? तो समकालीन हिंदी नाटक की संघर्ष चेतना किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गिरीश रस्तोगी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का 50 प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आगे हम और भी प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे, जैसे साक्षात्कार, रेखाचित्र और भी जो हिंदी साहित्य के गद्य विधाएं हैं, उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।